हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 20 सितंबर और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज आज आपको फर्स्ट पेज थोड़ा एंटिक सा दिख रहा होगा, क्योंकि गाइज 20 सितंबर 1878 में सबसे पहले क्या होता है, द हिंदू पब्लिश हुआ था। ये द हिंदू न्यूज़पेपर सबसे पहले वीकली में आता था, यानी कि इसको सप्ताह इसको पब्लिश किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, 1889 से ये क्या हुआ, डेली बेसिस पर आना शुरू हो गया। तो इस पेज पर यही दिया गया है कि किस तरीके से द हिंदू का एवोल्यूशन हुआ, यानी कि द हिंदू में चेंज आए, उसके फ़ॉन्ट में, उसके साइज़ में, उसके कलर में। 1889 में ब्लैक एंड वाइट आता था, कुछ इस टाइप का फ़ॉन्ट आता था, और 1999 में कुछ इस टाइप का फ़ॉन्ट आता था, और 1905 में द हिंदू कुछ इस टाइप का आता था, मतलब थोड़ा सा क्राउडी सा आता था। और 2005 में इसको कलरिंग दी, और 2005 में ये ऐसा कलर होकर द हिंदू आया, जिस टाइप में जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस आता है। तो इस टाइप में पहले 2005 में आता था। अब इस चीज़ में हमें समझना है द हिंदू की हिस्ट्री, क्योंकि गाइस इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा क्या आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो द हिंदू की हिस्ट्री भी हमसे वो पूछ सकते हैं, किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश हुआ। तो द हिंदू की हिस्ट्री आज डिटेल में पढ़ लेंगे। तो द हिंदू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, इंडियन डेली न्यूज़पेपर है, जिसको ओन किया जाता है द हिंदू ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? द हिंदू ग्रुप के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। ये बिगन हुआ था एज ए वीकली, जैसे मैंने बताया वीकली पहले ये पब्लिश होता था 1878 में, और इसको डेली कब बेसिस पर कब कर दिया गया? 1889 में। वन ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि बहुत अच्छा इसका रिकॉर्ड देखने को मिला है इंडियन हिस्ट्री में। एंड द सेकंड मोस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है पूरे इंडिया में, आफ्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इससे ज़्यादा अच्छा पब्लिश होता है, मतलब इससे ज़्यादा चलता है। एज ऑफ मार्च 2018 में द हिंदू इज पब्लिश फ्रॉम 21 लोकेशन अक्रॉस 11 स्टेट ऑफ इंडिया। तो द हिंदू कितने स्टेट्स में पब्लिश होता है? 11 स्टेट ऑफ इंडिया में 2018 का डाटा है। द हिंदू हैज़ बीन ए फैमिली ओन न्यूज़पेपर है सिंस 1905 से, व्हेन इट वाज परचेज बाय एस कस्तूरी रेंज रांगा अयंगर। जब किसने इसको परचेज कर लिया था? एस कस्तूरी रांगा अयंगर, फ्रॉम द ओरिजिनल फाउंडर से, जो इसके ओरिजिनल फाउंडर्स थे उनसे इसको परचेज कर लिया था। इट इज़ नाउ जॉइंटली ओन बाय अयंगर्स डिसेंडेंट्स। इसको अब जॉइंटली ओन किया जाता है अयंगर्स के डिसेंडेंट्स से। रेफर्ड एज इन कस्तूरी फैमिली उनको बोलते हैं। हु सर्व एज द डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, यानी कि इस न्यूज़पेपर के डायरेक्टर कौन है? अब कस्तूरी अयंगर है। द करंट चेयरपर्सन है इस ग्रुप के मेलिनी पार्थसारथी, एक ग्रैंड डॉटर है ऑफ अयंगर की, except for a period of in about 2 years when S. Vardharajan held the editorship of the newspaper. The editorial position of the paper were always held by members of the family or held under his direction। यानी कि उनके डायरेक्शन में, उनकी फैमिली के डायरेक्शन में ही हमेशा जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, एडिटोरियल जो पोजीशन होती है, वो उनके डायरेक्शन से ही ली जाती है। उनके डायरेक्शन से ही, उनके फैमिली के मेंबर के डायरेक्शन से ही उसको पब्लिश किया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिंदू सबसे पहले फाउंड हुआ था मद्रास में ऑन 20 सितंबर, आज के दिन 1878 में, एज ए वीकली न्यूज़पेपर बाय व्हाट वाज नोन देन एज एन त्रिप्लिकेन सिक्स। इसको उस टाइम पे बोला जाता था। कंसिडर 4 लो स्टूडेंट थे और 2 टीचर थे जिन्होंने इसको किया गया था, फाउंड किया था। उनके नाम थे टी रागाचार्य, पीवी रागाचार्य, डी केशव रॉय पंतुलु एंड एन सुब्बू रॉय पंथुलु, लेड बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर, ए स्कूल टीचर थे फ्रॉम तंजौर डिस्ट्रिक्ट। एन एम वीरेंद्रावचार्य, ए लेक्चरर ऑफ एन पंचियप्पा कॉलेज, started in order to support the campaign of Sir T. Muthuswami Iyer for a judgeship at the Madras High Court and to counter the campaign against him carried out by Anglo-Indian press। हिंदू वॉज वन ऑफ द न्यूज़पेपर है उस टाइम के पीरियड का जो एस्टेब्लिश हुआ था, जिसने पॉलिसीज दिखाई थी ब्रिटिश राज की, यानी कि उनको प्रोटेस्ट किया था। पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश राज की, उनको सबसे पहले इसने पब्लिश किया था। अबाउट 100 कॉपीज ऑफ द इनॉग्रल्स इशूज वर प्रिंटेड एट द श्रीनिधि प्रेस में। इसकी 100 कॉपी उस टाइम पे छपी थी। जियोर्जी टाउन ओन 1 रुपीज एंड 12 एनास ऑफ बोरोड मनी। सुब्रमण्यम अय्यर बिकम द फर्स्ट एडिटर एंड वीर राघवाचार्य द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे इस न्यूज़पेपर के।
द पेपर वॉज इनिशियली प्रिंटेड फ्रॉम श्रीनिधि प्रेस। सबसे पहले पेपर कहाँ से प्रिंट हुआ था? श्रीनिधि प्रेस से, बट लेटर इसको मूव कर दिया गया स्कॉटिश प्रेस में। देन टू द हिंदू प्रेस मैलपुरी स्टार्ट इज द वीकली न्यूज़पेपर। द पेपर बिकम ए ट्राई वीकली इन 1883, यानी कि वीक में 3 दिन आता था 1883 तक। एंड इवनिंग डेली इन 1889 में इसको इवनिंग में कर दिया गया। ए सिंगल कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर वाज प्राइस ऑफ 4 एनास। ये 4 उस टाइम पे जो चलते थे एनास, उसके बराबर था। द ऑफिशियल मूव टू ए रेंटेड परमिशंस एट 100 माउंट रोड ऑन 3 दिसंबर 1883। The newspaper started printing as at its own press, they are named the National Press। फिर इस न्यूज़पेपर ने अपनी प्रेस बना ली नेशनल प्रेस, उसमें फिर ये पब्लिश होता था। विच वॉज एस्टेब्लिश ऑन ए बोरोड कैपिटल versus public subscription were not forthcoming. The building itself became the Hindus in 1892 after the Maharaja of Vijayanagaram, Pusapati Ananda, Gajapati Raju, and the national press alone both for building and to carry out needed expansions. Its editorial stances have earned its a nickname, the Vishnu of Mount Road. From the new address 100 Mount Road, which was to remain the Hindus' home till 1939 तक 100 Mount Road क्या रहे? द हिंदू के होम रहे। देयर इशू इन कोर्टो साइज पेपर विद इन फ्रंट पेज फुल ऑफ एडवर्टीजमेंट। उस पर पहले आता था फुल एडवर्टीजमेंट, जैसे कभी कभी अब भी आता है। ए प्रैक्टिस दैट कम टू एन एंड ओनली इन 1958 व्हेन इट फॉलोड द लैड ऑफ द आइडल द प्री थॉमसन टाइम्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट बंद हो गया 1958 से। फिर जैसे लंदन में थॉमसन टाइम्स चलता था, उस हिसाब से ये छपने लगा इसका फर्स्ट पेज। एंड 3 बैक पेजेस ऑल्सो एट द सर्विस ऑफ द एडवर्टाइजर्स। और फिर पीछे के जो 3 पेज थे फिर वो एडवर्टाइजर के लिए आते थे। इट इन बिटवीन देयर वर मोर views the news after 1887 when the annual section of Indian National Congress हुआ मद्रास में। पेपर कवरेज ऑफ नेशनल न्यूज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी कि जब उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब सेशन हुआ तो पेपर ने क्या कर दिया? अपनी नेशनल न्यूज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, मतलब पेजेस बढ़ाना शुरू कर दिया और नेशनल न्यूज को और ज्यादा प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। एंड लेड टू द पेपर बिकम एन इवनिंग डेली स्टार्टेड 1 अप्रैल 1889 में। इसको क्या कर दिया गया? स्टार्ट कर दिया गया इवनिंग के बेसिस पर। अब इसके बारे में थोड़ी शॉर्ट फैक्ट देख लेते हैं। तो टाइप क्या है इसका? डेली न्यूज़पेपर है। फॉर्मेट क्या है? ब्रॉडशीट। ओनर कौन है इसके? द हिंदू ग्रुप, कस्टोरियन सन्स लिमिटेड, जैसे अभी हमने पढ़ा है। इसके फाउंडर कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। पब्लिशर सबसे पहले पब्लिश किसने किया था इसे? एन रवि ने। एडिटर कौन है इसके? सुरेश नम्बत। फाउंडेड कब हुआ था? 20 सितंबर 1878, आज के दिन। लैंग्वेज क्या है इसकी? इंग्लिश। हेडक्वार्टर्स चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आई नहीं, ये सब याद नहीं रखना आपको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सब मैंने बता दिया किस तरीके से द हिंदू का इवोल्यूशन हुआ है। हाँ, नेक्स्ट पेज पर भी दिया गया है किस तरीके से द हिंदू का इवोल्यूशन हुआ है। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वे में इसको दिखाया गया है, किस तरीके से इनको स्टोरी दिखाते हैं, किस तरीके से न्यूज एंटिक बनाते हैं, उस चीज को लेकर बताया गया है। आर डिजाइन आर नॉट जस्ट प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज दैट आर स्टोरी। इन्होंने बताया कि हमारा जो सिर्फ डिजाइन है, जो फॉन्ट है, वो सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस को लेकर प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि हम ऐसे ही छाप देते हैं। ये कुछ स्टोरी बयां करते हैं, ये कुछ स्टोरी बताते हैं। ऐसी जैसे कल ही न्यूज आई थी एट SCO समिट, पीएम मोदी पिचेस फॉर ए बेटर सप्लाई चेन फुल ट्रांसमिट राइट्स। ये पीएम मोदी ने कहा था कि किस तरीके से हमें एनर्जी की, किस तरीके से हमें डिफेंस के, किस तरीके से हमें पावर के राइट्स मिले, किस चीज को लेकर। और रशिया और यूक्रेन वॉर पर भी बोले थे। और इससे सेकंड आर्टिकल क्या है? 21,000 गेट 100 परसेंटाइल एड्स, NTA अनाउंसेस रिजल्ट ऑफ मेड इन एडिशन ऑफ CUT। इसे देख के पता लग रहा है कि 21,000 जो स्टूडेंट है उन्होंने CUT में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो ये बताता है कि किस तरीके से हमारा जो न्यूज़पेपर है ना, वो सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस को लेकर नहीं है, ये एक स्टोरी बयां करता है, ये स्टोरी बयां करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। अब देख लेते हैं फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट पेज है द हिंदू का, उसमें आज हम ये जो ब्लॉग्स बने हुए हैं ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉग ये स्पोर्ट्स सेक्शन से देख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार प्री में स्पोर्ट्स के भी क्या हुए हैं, क्वेश्चन आए हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चलेंगी कब से? वो आज से। T20 की सीरीज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ये आज से चलेंगी, तो इसे देखना है आपको। फिर कल इसके बारे में न्यूज़ आएगी, उसको पूरा का पूरा डिटेल में कवर कर लेते हैं, कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल इसी पेज पर दिया गया है। पीएम नोट बिहाइंड सीबीआई, ईडी सर्चिस सेज ममता बनर्जी। जो अभी वेस्ट बंगाल में डिस्प्यूट देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के क्या हुए हैं नेता करप्शन के केस में पकड़े गए हैं। तो इस चीज़ को लेकर ममता बनर्जी जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है, सीबीआई के पीछे नहीं है, सिर्फ ईडी सर्च कर रही है इस चीज़ को लेकर। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है बॉडीज, जो एजेंसीज होती हैं। तो सबसे पहले हमें इस आर्टिकल में क्या देखना है, सीबीआई, फिर हम ईडी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो सीबीआई क्या है, एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इज द प्राइमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, यानी कि प्राइमियर इन्वेस्टिगेशन यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की। ये ऑपरेट करती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ये आपको याद रखना है, किसके अंडर ये काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ओरिजिनली सेटअप टू इन्वेस्टिगेट बरी एंड गवर्नमेंटल करप्शन के लिए इसको ओरिजिनली क्या किया था, बनाया गया था कि ये गवर्नमेंट के करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर सकें। इन 1965 में इट रिसीव एक्सपेंडिंग जुरिडिक्शन, यानी कि इसका जुरिडिक्शन जो है, कानून मतलब ये लागू कर सकती है, मतलब ये सर्च कर सकती है, उस चीज़ को, इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया गया। सेंट्रल लॉज एनफोर्सेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, इसकी पावर को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया। मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस में भी अब ये क्या कर सकती है, करप्शन के साथ साथ मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस को भी देख सकती है। एजेंसी हैज बीन नोन टू इन्वेस्टिगेट सेवरल इकोनॉमिक क्राइम्स, स्पेशल क्राइम्स, केसेस ऑफ करप्शन एंड अदर केसेस को लिए ये क्या होती है, जानी जाती है एजेंसी। सेवरल इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए, स्पेशल क्राइम्स के लिए, केसेस ऑफ करप्शन को सॉल्व करने के लिए जानी जाती है। CBI is exempted from the provisions of the Right to Information Act. CBI is India's officially designated single point of contact for liaison between the Interpol. CBI का हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स है, नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो फॉर्म कब हुई थी, 1963 में, बाय रिजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री, एक रिजोल्यूशन लाई थी, उसके द्वारा इसको बनाया गया था 1963 में, आपको याद रखना है। जुरिडिक्शन किसके अंदर इसके काम हो सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है इसका, इंडस्ट्री इम्पार्टेबिलिटी इंटीग्रिटी। एम्प्लॉय कितने हैं इसमें, सैंक्शन में 7274, एक्चुअल में 6391, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। एनुअल बजट कितना इसके लिए जाता है, सीबीआई के लिए 911.87 करोड़। एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, हेड डायरेक्टर जनरल है इसके। पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब ईडी के बारे में जान लेते हैं, जो इस आर्टिकल में ही एक एजेंसी और दी गई है। तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो रिस्पॉन्सिबल है एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स ऑफ इंडिया। जो इकोनॉमिक क्राइम्स यानी कि जो पैसों को लेकर, जो फाइनेंस को लेकर क्राइम हो रहे हैं इंडिया में, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, एक्सचेंज हो गया किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ को ही देखती है। फॉरेन एक्सचेंज में कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में कुछ गलत चीज़ बाहर तो नहीं जा रही है, तो उस चीज़ को लेकर ईडी काम करती है। ये पार्ट है किस चीज़ का, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस से इसमें ऑफिसर जाते हैं, आईआरएस से, आईपीएस से इसमें ऑफिसर जाते हैं, एंड आईएएस से भी इसमें ऑफिसर जाते हैं, एज वेल एज प्रॉम्प्टेड ऑफिसर्स फ्रॉम इट्स ओन कैडर। ओरिजिन ऑफ एन ईडी गोज बैक टू 1 मई 1956 में इसका क्या होता है, ओरिजिन हुआ था, जब इसको हम एनफोर्समेंट यूनिट बोलते थे, जब ये फॉर्म हुई थी, विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इन 1957 यूनिट को रीनेम्ड कर दिया गया, इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। संजय कुमार मिश्रा इसके फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, न्यू दिल्ली अपॉइंट हुए थे ईडी के चीफ इन रैंक ऑफ एन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो एब्रीविएशन क्या है इसकी, ईडी। फॉर्म कब हुई थी, 1 मई 1956 में। लीगल पर्सनैलिटी क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है। जुडिक्शन किसके अंदर आता है इसका, इंडिया के अंदर। गवर्निंग बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है इसकी, किस किस चीज़ पर ये काम करती है, इसके फंक्शन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज को देखती है 1999 में जो इसके लिए एक्ट बनाया गया था, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के हिसाब से ही क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को भी टैकल करती है। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके, निर्मला सीतारमन, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन है, संजय कुमार मिश्रा, डायरेक्टर एनफोर्समेंट।
पेरेंट एजेंसी कौन है जिसके अंदर ये काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी पेज पर एक आर्टिकल है, उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। सिर्फ आपकी हमें इसकी हेडिंग पढ़नी है। 23 years ऑन कश्मीर इज सेट टू रिलीज इंटरटेनमेंट इन डार्क होल्स। यानी कि 23 साल बाद क्या हुआ है, कश्मीर में जो सिनेमाज की स्क्रीन है उनको ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए उन्हें क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड से ही आपको क्या होगा, पूरा का पूरा जो सिनेमा का वहाँ पर सीन रहा है, वहाँ पर सिनेमा क्यों ओपन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, टेररिस्ट ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, टेररिस्ट के अटैक ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसलिए पब्लिक सेफ्टी की वजह से वहाँ पर 23 साल पहले सिनेमास की स्क्रीन को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। तो इसलिए क्या हुआ है, अभी 23 साल हो गए उस बात को, और अब वहाँ पर फर्स्ट इंटरटेनमेंट सिनेमा हॉल देखने को मिला है स्क्रीन पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एडिटोरियल सेक्शन पर दिया गया है 6 पेज पर। द हिजाब केस एंड द एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन। यानी कि हिजाब केस जो अभी कर्नाटक में हुआ था, उसको लेकर इस आर्टिकल में समझाया गया है कि किस तरीके से हिजाब को लेकर पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट उस टाइम पे देखने को मिले थे, और अब ईरान में भी इस चीज़ को प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इस आर्टिकल में हमें क्या करना है, हिजाब की हिस्ट्री पढ़नी है और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे पास हैं जिससे हम राइट ऑफ रिलीजन्स को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको अपने रिलीजन्स के जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा कर्नाटक जो हिजाब केस हुआ था, पहले थोड़ा सा कर्नाटक जो तो पहले थोड़ा सा कर्नाटक जो हिजाब केस हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। तो 2022 में कर्नाटक हिजाब रो हुआ था। एट द बिगनिंग ऑफ जनवरी 2022 में एक डिस्प्यूट चला था स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर। was reported in the Indian state of Karnataka when some Muslim student of junior college who wanted to wear hijab, यानी कि जो हिजाब को पहनना चाहती थी, to classes के लिए क्लासेस अटेंड के टाइम पर were denied entry on the ground that it was violation of a college uniform policy। उनको मना कर दिया गया था कि वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वॉयलेट कर रहा था कॉलेज यूनिफॉर्म पॉलिसी को। और द फॉलोइंग वीक्स डिस्प्यूट इस बड़ा किसमें, बहुत सारे कॉलेज में स्टेट के, with groups of Hindu students staging counter protest by demanding to wear saffron scarves। वो पहनेंगे उस चीज़ को लेकर उन्होंने क्या करा, काउंटर प्रोटेस्ट करी। ऑन 5 फरवरी द कर्नाटक गवर्नमेंट ने इशू किया एक ऑर्डर स्टेटिंग दैट यूनिफॉर्म मस्ट बी वॉर्न कंपलसरी वेयर पॉलिसी एग्जिस्ट नो एक्सेप्शन कैन बी मेड फॉर द वियरिंग ऑफ हिजाब। यानी कि हिजाब्स को आप स्कूल में नहीं पहन सकते, ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने कह दिया, क्योंकि पॉलिसीज को क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है कॉलेज की यूनिफॉर्म पॉलिसीज को। सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिटेड दिस ऑर्डर एंड डिनाइड एंट्री टू मुस्लिम गर्ल्स वियरिंग दी हिजाब। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिलीजियस अफेयर्स हैं जिनको मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से लॉज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए राइट है रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बारे में हमें देखना है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है सेकुलर, एंड आर्टिकल 25 to 28 इम्प्लाई करता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, इसके स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, पैट्रोनीज और मेडल इन द प्रोफेशन ऑफ एनी रिलीजन। यानी कि किसी भी रिलीजियस को फॉलो करने के लिए अगर कोई फॉलो करता है तो स्टेट उस चीज़ में उस चीज़ को भेदभाव नहीं करेगा, उसके लिए पॉलिसीज भी बनाएगा, उसको बिल्कुल भी किसी भी ग्राउंड पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और हमारे प्रेम्बल में भी क्या है, सेकुलर वर्ड दिया गया है, यानी कि सब रिलीजन क्या है, सेम है। However, it seeds individual religions or a group by adding religious right as fundamental rights. Article 25 एक fundamental rights है, says all person are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess। यानी कि सारे के सारे पर्सन, यानी कि इसमें क्या किया, ऑल पर्सन, सिर्फ सिटीजन नहीं, मतलब फॉरनर भी, ऑल पर्सन जो हैं वो क्या है, फ्रीडम उनके पास है कि प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को। और इस चीज़ को उन्हें नज़र में रखना होगा कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ क्या हो, ख़राब ना हो हमारी कंट्री की। फर्दर आर्टिकल 26 ये कहता है कि डिनोमिनेशंस कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजियस। यानी कि कोई भी पर्सन अगर चाहता है तो अपने रिलीजियस के जो उसके मैनेजिंग अफेयर्स हैं उनको खुद वो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ऑल दिस राइट्स आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटेड बाय द स्टेट्स। आर्टिकल 25 टू भी कहता है
उन्होंने टर्म हिंदू को यूज किया है। हिंदू का मतलब क्या होता है, इसमें हिंदू, जैन्स, बुद्धिस्ट और सिख्स आ जाते हैं। Sikhs and Buddhists objected to this wording that makes many Hindu personal laws applicable to them. सिक्स ने क्या करा और बुद्धिस्ट ने ऑब्जेक्ट किया कि हिंदूज के लिए पर्सनल लॉ बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो हम पे भी क्या हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। However, the same article also guaranteed the right of members of the Sikh faith to bear in kirpan. यानी कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 के अंदर ही दिया गया है कि सिख क्या है, सिख के पास राइट है कि वो किरपान कर सकते हैं। रिलीजियस रिक्वायर्स नो रजिस्ट्रेशन, रिलीजियस को कोई रिक्वायर नहीं है किस चीज़ की, रजिस्ट्रेशन की। गवर्नमेंट कैन बैन ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इफ इट डिस्टर्ब्स कम्युनल हार्मोनी, अगर वो कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रही है तो गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। हैज़ बीन इन्वॉल्व इन टेररिज्म, अगर वो सिटीजन्स यानी कि देशद्रोह के टेररिज्म में इन्वॉल्व है और वो वॉयलेट कर रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट को, तो उसको भी वॉयलेट किया जा सकता है, उसको भी बैन किया जा सकता है। गवर्नमेंट लिमिट्स द एंट्री ऑफ एन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मिशनरी एंड सिंस 1960s no new foreign missionaries have been accepted through long term established ones may renew their visas. Many citizens of laws prohibited hate speech, कुछ सेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं कि हेट स्पीच नहीं करी जाए, एंड प्रोवाइड पेनल्टीज देंगे हम राइटिंग के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, स्पीच के लिए जो इंसल्ट करता है किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजियस के। सम मेजर रिलीजियस हॉलीडेज लाइक दिवाली हिंदू के लिए, क्रिसमस क्रिश्चियंस के लिए, ईद मुस्लिम्स के लिए एंड गुरु नानक बर्थडे एनिवर्सरी सिख के लिए कंसीडर किया गया है नेशनल हॉलीडेज। प्राइवेट स्कूल ऑफरिंग करेंगे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड, वाली गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉन रिलीजियस होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स क्या होंगे, नॉन रिलीजियस होंगे। गवर्नमेंट हैज सेट अप ए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ने गवर्नमेंट ने सेटअप किया इसको, एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी सेटअप किया कि इन्वेस्टिगेट कर सकें कि रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन जो माइनॉरिटीज़ के साथ है वो लोकल अथॉरिटीज़ कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो दे डू नॉट हैव एनी पावर, local center authorities generally follow them. This organization have investigated numerous instances of religious tension, including the implementations of anti-conversion bill in numerous states. The 2022 Gujarat violence against Muslims and the 2008 attacks against Christian in Odisha, ये सब देखने को मिले हैं टेंशंस हमारे इंडिया में, जिसको इसको लेकर क्या है, रिलीजन का मुद्दा बना रहता है हमेशा ही। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी पेज पर दिया गया है नोइंग द किलर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पुलिस है उसको ऐसी नहीं एनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि कौन क्या है, किस एक्यूज पर्सन सच में एक्यूज है या नहीं है। कन्विक्शन है, अगर उसने कन्विक्ट कर लिया अपने आप को तो वो तो एक्यूज है। एक्यूज पर्सन सच में एक्यूज है या नहीं, उसने ही किसी को किल किया है या नहीं किया, यानी कि उसको ऐसी कस्टडी में ले लिया जाता है, फिर उसके साथ क्या होते हैं, टॉर्चर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि रेयर और रेयर केस में क्या होना चाहिए, डेथ पेनल्टी देनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि राइट टू लाइफ क्या है, जीने का अधिकार क्या है, आर्टिकल 21 में सबको दिया गया है। अब इस आर्टिकल में हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से ज़्यादा डेथ होती है, कस्टोडियल, तो कस्टडी में जो रख लिए जाते हैं प्रिजनर को, उनकी वजह से ज़्यादा डेथ होती है। तो कस्टोडियन वायलेंस हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो कस्टोडियल डेथ इंडिया में रेफर टू डेथ ऑफ ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी में, ऐसी डेथ जो पुलिस कस्टडी में हो जाती है उसको ही क्या बोलते हैं, कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। ऑल्सो द डेथ ऑफ ए पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी में भी हो जाती है तो उसको भी क्या बोलते हैं, कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। और अंडरगोइंग ट्रायल और सर्विंग ए सेंटेंस इन अ फाइनेंशियल ईयर 2001 21 22 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था 2152, यानी कि 2152 डेथ देखने को मिली है जुडिशियल कस्टडी में, और 155 डेथ देखने को मिली है पुलिस कस्टडी में टिल 28 फरवरी 2022 में। According to a report released by National Campaign Against Torture (NCAT), there were 1606 डेथ देखने को मिली है 2019 में, which occurred in judicial custody, and 125 डेथ देखने को मिली है पुलिस कस्टडी में। On 26 July 2022, while answering a question in the Lok Sabha, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद रॉय ने रिवील किया कि 4484 केसेस ऑफ कस्टडियल देखने को मिले हैं इन इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू 2021-22। इन 1997 में इंडिया ने साइन किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। एज ऑफ एन अप्रैल 2022 इंडिया इज जस्ट टू रेटिफाई इट, इंडिया ने इसको क्या कर लिया, रेटिफाई कर लिया है। तो हमने जान लिया कस्टोडियल वायलेंस के बारे में। ये आगे भी क्या होगा, आर्टिकल बना रहेगा तो उसको भी आगे भी इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे जब ये न्यूज़ में आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। सबसे पहले तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है जो न्यूज़ नंबर में दी गई हैं। द नंबर ऑफ करप्शन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय लोकपाल, लोकपाल के द्वारा जो करप्शन कंप्लेंट्स हैं वो फाइल की गई हैं 1719। और सेकंड जो दिया गया आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवर 30,000 इलीगल फॉरेनर्स डिपोर्ट हुए हैं एज पर एशिया असम अकॉर्ड। जो असम अकॉर्ड है उसके हिसाब से 30,000 इलीगल फॉरेनर्स को क्या किया गया, डिपोर्ट किया गया, यानी कि इंडिया से उन्हें क्या क्या निकाला गया है, बाहर निकाला गया है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, असम अकॉर्ड। पहले असम अकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते फिर आर्टिकल को देखेंगे। तो असम अकॉर्ड को हम एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था इंडिया बिटवीन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट। साइन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ ए देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, न्यू दिल्ली में ऑन 15 अगस्त 1985 में। लेटर द सिटीजनशिप एक्ट वाज अमेंड हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोइंग ईयर 1986 में। इट फॉलोड ए 6 year एजिटेशन दैट स्टार्टेड इन 1979 लेड बाय द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। प्रोटेस्टर डिमांड की कि हमें आइडेंटिफिकेशन मिले और डिपोर्टेशन मिले इलीगल फॉरेनर्स को। जो असम में क्या हो रहे थे, इलीगल फॉरेनर्स ज़्यादा आ रहे थे। प्रीडोमिनेंटली बांग्लादेशी इमिग्रेंट थे, यानी कि ज़्यादा क्या थे इसमें, बांग्लादेश से जो लोग आ रहे थे वो थे। दे फियर दैट पास एंड कंटिन्यूइंग लार्ज स्केल माइग्रेशन वाज ओवरवेलिंग द नेटिव पॉपुलेशंस, यानी कि उन्हें डर था असम वालों को कि क्या होगा, जितने भी ज़्यादा हमारे यहाँ क्या आएंगे लीगल माइग्रेंट्स आएंगे उससे क्या होगी, हमारे जो वो स्टेट है उसकी क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इम्पैक्टिंग करेगा उनके पॉलिटिकल राइट्स को, कल्चर को, उनके लैंग्वेज को, उनके लैंड राइट्स को। असम मूवमेंट कोज द एस्टिमेट डेथ ऑफ एन आवर 855 पीपल्स में क्या हुए थे, डेथ हुए थे असम मूवमेंट में जब ये चला था। तो मूवमेंट एंड हुआ था एंड द साइन ऑफ द असम अकॉर्ड, जब असम अकॉर्ड गया था मूवमेंट एंड क्या हो गया था, एंड हो गया था। अब हम असम अकॉर्ड्स के बारे में सब चीज़ जान ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिया गया है। हाइट डेथ टूल देखने को मिले हैं तजाकिस्तान और तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर पर ड्यू टू वायलेंट क्लेसेस हुए हैं वहाँ पर। इसकी वजह से क्या देखने को मिली है, 894 यानी कि हाईएस्ट डेथ टूल देखने को मिला है। अब इसकी डिस्प्यूट्स को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करना है जिससे क्या हुआ, हमारा डिस्प्यूट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये कब शुरू हुआ था, 28 अप्रैल 2021 में एक 3 डे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चला था बिटवीन किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में, जो 28 अप्रैल 2021 में हुआ था। क्लेसेस स्टीम्ड हुए थे फॉर ए लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट ओवर ए वाटर सप्लाई फैसिलिटी। वाटर सप्लाई फैसिलिटी के ऊपर ही क्या हो रहे हैं, इनके अंदर क्या चल रहे हैं, तजाकिस्तान किर्गिस्तान के बीच के बॉर्डर के बीच में क्या चल रहा है, और एक सर्विलेंस ऑफ कैमरेज को लेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विलेंस ऑफ कैमराज को लेकर क्या चल रहे हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो हमें देखना है कि पूरा का पूरा डिस्प्यूट क्या है, जो कन्फ्लिक्ट क्या है जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्पोर्डिक बॉर्डर क्लेसेस देखने को मिले हैं जो बिटवीन किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं 27 जनवरी 2022 में। फॉलोइंग सीरीज ऑफ क्लेसेस, यानी कि एक सीरीज से देखने को मिले हैं क्लेसेस की इन द स्प्रिंग एंड समर ऑफ इन 2021 बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि गर्मी में और स्प्रिंग में। किर्गिस्तान said that on 14 सितंबर 2022 तजिकिस्तान फोर्सेज यूजिंग टैंक, यानी कि तजिकिस्तान के फोर्सेज ने क्या करी, टैंक्स पर को यूज़ किया। आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स एंड मोर्टार्स एंटर्ड हुए एटलीस्ट वन किर्गिस्तान विलेज में एंड सील्ड द एयरपोर्ट ऑफ किर्गिस्तान का एयरपोर्ट को सील्ड कर दिया। टाउन ऑफ ए बल्ट कैन एंड एडजस्ट एरियाज बोथ नेशन बिलेव्ड ईच अदर फॉर फाइटिंग, यानी कि दोनों नेशन क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, अपने आप को फाइटिंग के लिए ब्लेम करते हैं। बॉर्डर कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू हुआ था 2 days के लिए, आफ्टर विच द पार्टीज वर एबल टू एग्री टू सीज फायर ऑन नाइट। इनमें के बीच में क्या हो गया था, सीज फायर हुआ है अभी 16 सितंबर 2022 में, विच ओनली हेल्ड फॉर अबाउट ए डे। सिर्फ वो क्या हुआ, एक दिन के लिए रहा, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो ये वो वाले प्लेस है जिनमें क्या होता है, डॉट डॉट से आप रेड कलर के देख रहे होंगे, इन पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इन वाले पार्ट पे कजाकिस्तान और तजिकिस्तान के। डेट 14 सितंबर 2022 में क्या हुआ है, प्रेजेंट 5 days पहले क्या हुआ है, यहाँ पर देखने को मिला है कन्फ्लिक्ट। लोकेशन क्या है, किर्गिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर। स्टेटस क्या है, ऑनगोइंग, अब भी इनके बीच में वॉर चल रहा है। यूनिट्स इन्वॉल्व कौन कौन सी है इसमें, आर्म फोर्स है रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान की, बॉर्डर गार्ड सर्विस ओमान की,
आर्म्ड फोर्स हैं किर्गिस्तान रिपब्लिक बॉर्डर गार्ड सर्विस की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस पेज पर दिया गया है। स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी, यानी कि स्कैंडिनेवियंस क्या है, जो स्कैंडिनेवियंस कंट्री है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, उनके बीच की डेमोक्रेसी क्या है, बहुत अच्छी है। उनकी जो रिपोर्ट आती है, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट आती है, हैप्पीनेस रिकॉर्ड वगैरह जो आती हैं, उन सब में क्या होते हैं, वो फर्स्ट पर आते हैं। तो नॉर्डिक मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी ऑफर्स लेसन्स टू द डेवलपिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक इंडिया डिस्पाइट द माइल्ड कम्प्लिसिटीज ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि इस आर्टिकल में बताया कि इंडिया को भी क्या होना चाहिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है वो कंट्रीज जो हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में भी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी और बहुत सारे इंडेक्सेस में क्या करती हैं, टॉप करती हैं। तो हमें क्या देखना है इस आर्टिकल में, स्कैंडिनेवियन नेशंस कौन कौन से हैं। तो स्कैंडिनेवियन नेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्कैंडिनेवियन नेशन की बात करें, एक सब रीजन है नॉर्दर्न यूरोप में एक सब रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक टाइज हैं बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पीपल्स के बीच में। इंग्लिश यूजेस स्कैंडिनेवियन मोस्टली कॉमन रेफर टू एंड स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या होता है, डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन। इट समटाइम्स ऑल्सो रेफर्स मोर नैरोली टू स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इन्हें कुछ समय स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी इन्हें बोला जाता है। विच एक्सक्लूड्स डेनमार्क, जो क्या करता है, डेनमार्क को एक्सक्लूड करता है किस चीज़ से, इंक्लूड पार्ट ऑफ फिनलैंड, और मोर ब्रॉडली टू इंक्लूड फिनलैंड आइसलैंड एंड फोर्स फेरो आइसलैंड। Geography of the region is varied from the Norwegian fjords in the west and the Scandinavian mountains covering parts of the Norway and Sweden to the low and flat areas of Denmark in the south, as well as archipelagos and lakes in the east. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन रीजन में रहती है। मोर टेम्परेट साउदर्न रीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर क्या है, ठंड बहुत है। ऊपर आपको इसके ऊपर ही आर्कटिक रीजन देखने को मिल जाएगा, आप इमेज में देख सकते हैं, इसके ऊपर क्या है, आर्कटिक सर्कल है। तो इस वजह से क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन क्या रहती है, साउदर्न रीजन में रहती है। विद द नॉर्दर्न पार्ट क्या है इसका, उस वहाँ पर क्या है, बहुत ठंड है और ज़्यादा विंटर, आपको लंबी विंटर देखने को मिल जाएगी। तो स्कैंडिनेवियन नेशन आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।